आज जन का मन में हम हैं जबलपुर में और जबलपुर को तमाम नामों से जाना जाता है। संस्कारदानी, मां नर्मदा का शहर और साथ में एक बड़ी पहचान है हाई कोर्ट। लेकिन अगर हम देखें मध्य प्रदेश में इन दिनों लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन सरकार और अदालत के बीच में लगातार जारी है और इसका सबसे बड़ा परिणाम भुगत रहा है आम आदमी। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं तमाम उन वरिष्ठ वकीलों के साथ जो लगातार हाई कोर्ट में अलग अलग मामलों में चर्चा में रहते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन कहां पर फैसले अटक जाते हैं और क्यों सरकारें इन फैसलों को नहीं मानती। उस तरीके से अवमानना के इतने केसेस होते हैं। कहां पे लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अगर हम देखें राज्य सरकार और अदालत के बीच में, या जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, पेंडेंसी इतनी है। देखिए, पेंडेंसी का एक कारण तो है कि सरकार के द्वारा समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है। न्यायपालिका के द्वारा यदि आदेश पारित होते हैं तो उन आदेशों का पालन नहीं होता है। इतने हज़ारों की संख्या में यदि कंटेम्प्ट पेंडिंग है तो ये दर्शित करती है कि सरकार स्वयं मामलों को कम करने के लिए संकल्पित नहीं है। और ये लेक ऑफ जो कोऑर्डिनेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट है, ये इसके कारण क्या है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक मामले में यदि सरकार को कोई आदेश पारित करने का न्यायालय आदेश करता है, फिर उसी में बहुत सारे लिटिगेशन बाद में बनते हैं, जिसके कारण क्या है कि यदि सरकार स्वयं चाह ले, बहुत सारे ऐसे मामले रहते हैं जिसमें पहली हीयरिंग में ही मामला निपट सकता है, मगर सरकार नहीं चाहती है और वो लंबे खिंचते हैं वो मामले, जिसके कारण क्या है, न्यायालय का भी समय बर्बाद होता है और जो व्यक्ति है जो न्यायालय में आता है उसको समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात है ना। आजकल तो हम किसी भी अफसर को देखते हैं वो मौजूद नहीं होता है जब उसको बुलाया जाता है। अवमाननाएं इतनी लगातार हो रही है, लेकिन इसका असर जो है ना तो अफसरशाही पे दिख रहा है और ना सरकार पर दिख रहा है। देखिए, जहाँ तक अफसर नहीं मानते हैं इस बात का प्रश्न है, इसके लिए जिम्मेवार केवल अफसर ही नहीं, ये व्यवस्था भी है। आप चाहते हैं कोई अफसर समय पे आ जाए, वो नहीं आता। क्यों बढ़ता है उसका कारण है, वो एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि हर आदमी चाहता है अफसर मेरे पास आए, जिसकी जो ड्यूटी है अगर वो ईमानदारी से करने लगे तो सब हो सकता है। और सत्ता में बैठे हुए जो राजनेता हैं वो क्या करते हैं, उनको चाहिए कि अफसर उनके चारों तरफ घूमते रहें। तो ये कारण है अफसरों का कार्य का ना होना। अभी आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी के रूप में जबलपुर जाना जाता है। मैं तो एक सीधी व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाना जा रहे हैं। जो निर्माण कार्य होता है उसकी कोई देखरेख करता है क्या? आपका जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ कहलाता है और बाकी 3 स्तंभ तो ऐसे ही हैं। 3 स्तंभों को क्या करना चाहिए? संगठन है, संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो निगरानी कार्य की क्यों नहीं करते हैं? अभी मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा बता रहा हूँ। अभी आप पीछे पलट के देखेंगे तो ये चैन जो है 6 महीने पहले चमकती हुई थी, सफ़ेद स्टील की लग रही थी, लेकिन वो नकली लोहे की है, उसमें जंग लग गया। क्या इस हाई कोर्ट में जितने एडवोकेट्स हैं, महाधिवक्ता कार्यालय है, हाई कोर्ट के जजेस हैं और जजेस हैं, क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता? उनके यहाँ पे एक रजिस्ट्रार है, ये निर्माण कार्यों की निगरानी करता है, क्या वो अपना कर्तव्य का पालन करता है? अभी हाई कोर्ट में एक नाली बन रही है चारों तरफ, वो जिसको वाटर हार्वेस्टर क्या कहलाता है, वो उसमें जो मसाला बनाया जाता है, सीमेंट नाली वगैरह बनती है, उसमें 16 तसला गिट्टी डालते हैं और 1 तसला सीमेंट। क्या ये मसाले से निर्माण कार्य हो सकता है? तो क्या हाई कोर्ट की अपनी स्थिति ठीक नहीं है, फिर सरकार की स्थिति, प्रदेश की स्थिति कैसे ठीक होगी? और क्या आपको ये भी लगता है कि तमाम बड़ी नियुक्तियां जो अदालतों में हो रही है वो भी राजनीतिक दबाव में हो रही है? देखिए, न्यायपालिका का जो फैसला होता है वो फैसला बहुत से भविष्य में आने वाली समस्याओं में विधि की स्थिति को स्पष्ट कर देता है। अब आप बताएंगे कि ये प्रकरण लंबित क्यों है? सरकार फैसलों का पालन नहीं करती है। हमने तो अभी बीच में ये प्रवृत्ति देखी है कि कई जगह न्यायिक निर्णयों को डाइल्यूट करने के लिए सरकार ने अमेंडमेंट लाए। तो देखिए, न्याय गवर्नमेंट या कार्यपालिका ये अपने गवर्नमेंट के राजनीतिक मंसूबों, अपने व्यक्तिगत मंसूबों, भ्रष्टाचार के कारण न्यायिक फैसलों का पालन करने के लिए आगे नहीं आती है। इसके कारण न्यायपालिका पे बोझ होता है। दूसरी बात, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि आज न्यायपालिका में, ये विधि आयोग की भी रिपोर्ट है, आज न्यायपालिका में जो हम कोर्ट फीस के माध्यम से जो व्यक्ति कोर्ट फीस देता है, कोर्ट फीस कितनी अधिक है?
तो ये कोर्ट फीस किस लिए देता है? इसलिए कि न्यायपालिका में अधिक से अधिक जज हों, अधिक से अधिक आधारभूत संरचना हो। लेकिन ये विधि आयोग की रिपोर्ट है कि उस मद में से मात्र 0.2% पैसा ही न्यायपालिका में व्यय होता है, बाकी गवर्नमेंट दूसरे व्यय पे खर्च कर देती है। ये टैक्स नहीं है, ये सर्विस है। न्यायपालिका को बेहतर बनाने के लिए ये न्यायपालिका आप क्यों खर्च करते हैं? आप हमेशा रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास जजों की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। आप तो पैसा तो जो है कोर्ट फीस के माध्यम से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये सब कारण है। आप लगातार आप लोगों की पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी लड़ाई भी कहीं ना कहीं अभी मुश्किल में नज़र आती है, प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, जजों की नियुक्तियों को लेके, तो फिर कैसे लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा बढ़े? क्योंकि हम देख रहे हैं पेंडेंसी के कारण लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। निश्चित रूप से जो है मध्य प्रदेश न्यायपालिका में पेंडेंसी तो अत्यधिक हो चुकी है और इस संबंध में जो है अधिवक्ता समुदाय हर संभव प्रयास करता है कि कितनी शीघ्र अतिशीघ्र जो है मामलों का निराकरण वो करा सके। पर कुछ सिस्टम में जो कमियां हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस की नहीं हैं, जो न्यायपालिका के बस की हैं। ये वही समय रहते जो है उसको दुरुस्त करेंगे और उसको आगे किस तरीके से जो है पेंडेंसी को ख़त्म किया जा सकता है, ये वो विचार करेंगे। अधिवक्ता समुदाय हमेशा जो है यही चाहता है कि अतिशीघ्र जल्द से जल्द वो अपने पक्षकार को न्याय दिलाए। युवा वकीलों से, युवाओं से भी बात करते हैं। अगर हम बात करें तो दो बड़े ऐसे मसले हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार आरक्षण को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। अभी तक के यही नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि हो क्या रहा है इसमें, और ये स्थिति बनने के कारण पीएससी जो है वो निरस्त हो जाती है। एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद निरस्त हो जाती है। बाकी के रिक्रूटमेंट्स हो नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस तरह के इतने बड़े बड़े मसलों पर भी कहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होता है? इसमें गलती जो है वो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे राजनीतिक प्रेशर जो होता है, राजनीतिक दबाव होता है, कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसमें नेताओं के बच्चे होते हैं या कुछ भी होते हैं। जैसे आरक्षण की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, आरक्षण का एक जो क्राइटेरिया बना है, जैसे ईडब्ल्यूएस की अपन बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है उसको रखा है कि भैया जिसकी मंथली 66,000 रुपये पेमेंट है वो भी ईडब्ल्यूएस में आ रहा है। मतलब आप बताइए कि 66,000 रुपये जिसकी पेमेंट है, क्या वो ईडब्ल्यूएस में आना चाहिए? आज अधिवक्ता कुछ लोग हैं जो मतलब जिनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, जो मतलब आशाएं हैं बोल सकते हैं, उनके बच्चे क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। लेकिन जो सरकारी गवर्नमेंट में है, जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनके बच्चे ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। और ऐसी आरक्षण में आज मान के चलिए जैसे बहुत बड़े नेता हैं कोई भी, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है, पूरे साधन मिल रहे हैं। तो आरक्षण के कारण कहीं ना कहीं आप चाहे जजों की नियुक्ति हो या कुछ भी हो, इसमें आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण जो काबिल है, जिसमें काबिलियत है, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि आरक्षण जो है वो बहुत मेरा पर्सनल वो है कि बहुत गलत चीज़ है। महिलाओं को लेकर अगर हम बात करते हैं, जिस तरह के निर्णय आए हैं, बीच में अलग अलग तरह के निर्णय आए हैं। हमने देखा कि एक ऐसा निर्णय आया है जिसमें 376 के आरोपी को बरी कर दिया गया, एक दूसरा निर्णय आया वो एकदम बदल के आया। इस तरह की परिस्थितियों में कितना विश्वास अदालतों के प्रति महिलाओं का बना रहता है? जैसा कि 376 की बात करें तो वो जो कोर्ट ने फैसला दिया है किसी न किसी बेसिस पे ही दिया होगा। अगर जो अभियुक्त था उसका पक्ष मजबूत लगा होगा कोर्ट को और समझ में आया होगा, तभी उन्होंने ऐसा फैसला दिया होगा। तो हम कोर्ट के निर्णय के ऊपर कोई भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की या महिला पीड़ितों की, या जो लोग अदालत के दरवाजे पे खड़ी हैं महिलाएं, अलग अलग कई सारे मामले हैं, अनुकंपा नियुक्ति से लेकर तमाम चीज़ों में, कितना संतुष्ट है महिला वर्ग अदालतों के निर्णय की स्पीड को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए, जो जनता रहती है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए परेशान ज़रूर रहती है कि न्यायालय उन्हें जो न्यायालय में वो आते हैं तो उन्हें न्याय देर से मिलता है। लेकिन हमारी तरफ से जो कोशिश की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी प्रोसीडिंग बढ़ाते हैं, लेकिन केसेस इतने ज़्यादा हैं और यहाँ पे संख्या जो है लोगों के जजमेंट देने की वो बहुत कम है। अगर देश में वास्तविकता में हर चीज़ हमें कानून को इस गति पे लाना है तो सबसे पहले ज़रूरी इसकी आवश्यकता होगी कि हमें उतने स्तंभ उस चीज़ों की ज़रूरतों की
पूर्ति करनी होगी, वरना न्याय तो धीरे धीरे होगा ही और लोगों का विश्वास हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं समय के साथ में। तो सबसे पहला बदलाव हमें ये चाहिए होगा कि हमें कोर्ट में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है उन्हें करनी होगी, ताकि न्याय की गति में रफ्तार मिल सके और जो लोग आशा की किरण लेकर के हमारे पास आते हैं हम उनको न्याय दिलाने की पूरा सहयोग कर सकें। खुद आपने मायूस फील किया है प्रोसीडिंग की स्पीड से, या जिस तरह की स्थितियां बनती है, या कभी कोई व्यक्ति आपके पास से निराश लौटा है तब? जी नहीं, कभी मायूस तो फील नहीं किया। मतलब सारी चीज़ें, थिंग्स आर गोइंग गुड, सब कुछ ठीक चल रहा है? ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, पर गुड। एक सवाल और है, आपसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की बड़े फैसले, कई सारे तमाम बड़े फैसले हमने देखा, चाहे वो इलेक्शन को लेकर हो, चाहे तमाम चीज़ों को लेकर हो, उसमें हमने देखा कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो ऑसिलेट करती हैं, स्थिति को डावाडोल करने की कोशिश करती है, घुमाने फिराने की कोशिश करती है। बड़े मसलों में ऐसा लगता नज़र आया है कि हमेशा राजनीतिक दलों की बात करते हैं, सिर्फ सरकार की बात ना करें? देखिए, सत्ता सरकार की यदि अपन बात करते हैं और जैसे इलेक्शन वगैरह की आपने बात करी, इलेक्शन पिटीशंस वगैरह की बात करी, मेरा मानना ये है कि ऐसे मामलों में समय अवधि का एक बहुत बड़ा महत्व होता है ऐसे मामलों में, क्योंकि यदि समय अवधि के अंतर्गत आप ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा विषय है इसमें, यदि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ और समय अवधि के अंतर्गत मामलों को निपटाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो निश्चित ही निपटेंगे। उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है या वो है। मामले लगते हैं, मामलों की सुनवाई भी होती है, रेगुलर कोर्ट्स बैठती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। यदि ट्रांसपेरेंसी के साथ और समय अवधि के अंतर्गत ये एक प्रयास किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें मसला हल होने की संभावना है। ब्यूरोक्रेसी का जिस तरह का रुख है वो कितनी ट्रांसपेरेंसी रखती है, और कंटेम्प्ट की बात करें, नंबर ऑफ कंटेम्प्ट्स की, तो वो जो स्थितियाँ हैं उसमें इतनी हिम्मत अधिकारियों की क्या ये बढ़ती नहीं जा रही है? देखिए, हिम्मत इसलिए बढ़ रही है कि आप एक प्रकार से, कई बार हम लोग जो एक ऐसे शब्दों में कहते हैं कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मचा दो तो फिर आपको जो है कि उसमें किसी को खास को लाइबल बनाना मुश्किल होता है। आपने अभी एक बात किया था कि रिजर्वेशन का। देखिए, रिजर्वेशन में तमाम तरह के इश्यूज आते हैं हाई कोर्ट में। कहीं ये आते हैं कि फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, या कहीं पे आते हैं कि रिजर्वेशन का जो परसेंटेज। देखिए, इसमें गवर्नमेंट की गलती है। देखिए, संविधान में लिखा है कि इनको कास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनेंगे। आज तक 2 राष्ट्रीय आयोग बने, काका कारेका का आयोग जिसकी रिपोर्ट लागू नहीं की गई, मंडल कमीशन। 1994 में इंदिरा साइनी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रीय आयोग समय समय पर बनना चाहिए। आज 94 के फैसले के बाद आज 26 साल हो गए हैं। 26 साल व्यतीत होने के बाद भी किसी गवर्नमेंट की आज की ये साहस नहीं है क्योंकि वो एक राष्ट्रीय आयोग गठित करके ये बताए कि अमुक जाति अब आरक्षण का लाभ पाने की अधिकारी नहीं है। तो आप ये मामले लटकाते हैं संविधान के खिलाफ तो मामले बनते हैं। दूसरा, 80% कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है। मैं बता देता हूँ, जैसे मांझी है, मांझी हमारे यहाँ ओबीसी आता है, बिंदी हटा दीजिए, मांझी एसटी आता है। मांझी में हो गए। धनगर और ढंगर जो है वो एसटी में आते हैं, तो वो धनगर जो है वो ढंगर हो गए। लेकिन संविधान में या कहीं किसी लॉ में ये नहीं बनाया गया कि इसको सर्टिफाई करने वाला कि अमुक जाति का व्यक्ति का मेंबर या व्यक्ति है, ये सर्टिफाई कौन करेगा। तो 50 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही कि कहीं पार्षद ने लिख दिया तो वो जनरल वाले को लिख दिया कि हाँ ये फलानी जाति से आते हैं, और सर्टिफिकेट पे फर्जी सर्टिफिकेट बनते गए। 1994 में माधुरी पाटिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस विषय में कोई कानून बना के इसकी प्रक्रिया निश्चित नहीं करती है, इसकी अथॉरिटी निश्चित नहीं करती है, हमारे गाइडलाइंस जो हैं वो कानून का काम करेंगे। आज उसके बाद भी 26 साल हो गए हैं, आज तक किसी गवर्नमेंट ने वह प्रक्रिया निर्धारित नहीं की, और इसी के कारण आधे केस फर्जी जाति प्रमाण पत्र है या फलाना फर्जी हमारा लाभ लेके गया, तो ये केसेस की भरमार है कोर्ट में। एक और बात बताइए कि अगर हम देखते हैं तो एक मजबूरी होती है अदालत के फैसलों का सम्मान करना। कागजी तौर पे भी होता है, ज़ुबानी तौर पे भी हम माननीय शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन कितना इसको
दिल से माना जाता है, कितना क्रियान्वयन के तौर पे, एग्जीक्यूशन के तौर पे इसको लिया जाता है? नहीं, मानवीय शब्द देखिए जो भी है, मतलब जो भी जज हैं या उनके लिए या किसी भी मतलब प्रथम वर्ग के लिए या किसी के लिए माननीय मजिस्ट्रेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो माननीय शब्द वो उस पोजीशन पे बैठे हैं, हम नहीं, जितना सम्मान दिखाया जाता है उतना क्रियान्वयन में होता है क्या? भावनात्मक स्तर पे, खासकर ब्यूरोक्रेसी में भावनात्मक स्तर पर सम्मान नहीं है, ये केवल शब्दों तक सीमित है। अगर भावनात्मक स्तर पर माननीय न्यायालय के प्रति सम्मान होता तो वो उनके आदेशों के परिपालन में स्पष्ट दिखता है। कितना व्यक्ति पेंशन का ऑर्डर हो जाता है हाई कोर्ट से, व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, वो भटकता रहता है लेकिन उसको राहत नहीं मिलती है, उसको कई कंटेम्प्ट लगानी पड़ती। तो ये देखिए, इससे स्पष्ट है कि आपके मन में या हृदय में या मस्तिष्क में माननीय न्यायालय के प्रति वास्तविकता में भावनात्मक रूप से कितना सम्मान है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आदेशों के परिपालन में भी उतने ही सम्मानजनक तरीके से, यानी क्रियान्वयन में उतनी तेजी होनी चाहिए, ये महसूस होती है। या जब आप सामने हाजिर होते हैं तो बिल्कुल सम्मान करते हैं, जब आप कागजों पे लिखते हैं भाषाओं में सम्मान होता है, लेकिन परिपालन में भी क्या उसी तरीके की तेजी नज़र आती है? जब भी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे किसी भी कार्रवाई के लिए आता है तो उसमें प्रोसेस भी ज़्यादा लगती है। तो वो तो सामने तो बोलेगा कि सम्मान भी करेगा, लेकिन जो उनको जल्दी अपना काम करवाने की कि मेरा ये काम जल्दी से हो जाए, तो उस बेस में तो मुझे तो नहीं लगता कि वो इस शब्द को वो करते होंगे। और ऐसा लगता है कि इसको हमेशा माना जाता है कि अगर जुडिशरी की बात करें या न्यायिक प्रक्रियाओं की बात करें, मोस्ट पावरफुल एलिमेंट के रूप में, स्तंभ के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या इसको और ताकतवर करने की कहीं ना कहीं गुंजाइश है? क्योंकि अभी तो रास्ता निकाल ही लिया जाता है सरकारों और अधिकारियों और विभागों के द्वारा। हाँ, पावरफुल करने की तो डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्डर्स तो हो जाते हैं पर जैसा आपने बात किया परिपालन नहीं हो पाता उनका, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसको किस तरह से पावरफुल किया जाना चाहिए, खास तौर पे एक निश्चित अवधि में जो है परिपालन हो? परिपालन करवाना काम न्यायालय का है और न्यायालय के पास पर्याप्त जो है वो शक्तियां हैं। बस ये है कि न्यायालय की मंशा उन शक्तियों का उपयोग करने की है। कुछ जो हमारे न्यायाधीश हैं उन शक्तियों का उपयोग करते हैं तो उनके जो आदेश होते हैं उनका पालन केवल उन न्यायाधीशों के नाम देखकर हो जाता है। और कुछ हमारे न्यायाधीश होते हैं, उनके आदेशों पर 5-5, 6-6 बार कंटेम्प्ट लगती है। तो ये अधिकार, कंटेम्प्ट में जो अधिकार हैं वो बहुत बड़े अधिकार दिए गए कंटेम्प्ट लॉ में। हालांकि जो कंटेम्प्ट लॉ है वो केवल उस मसले में कि न्यायपालिका की जो के विरुद्ध जो बोला जाता है उसके बारे में वो ज़्यादा शक्तियों का उपयोग करते हैं, मगर स्वयं के जो आदेश हैं उनका परिपालन करवाने के लिए वो उतनी तत्परता के साथ उन शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं। जबकि न्यायपालिका में यदि एक बार कंटेम्प्ट के बाद दूसरी बार कंटेम्प्ट लग रही है तो उस अधिकारी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी है और करना चाहिए। और ये नहीं करने के कारण ये अधिकारियों के हौसले बढ़ते हैं और पालन नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जिस तरह से कुछ जस्टिस के नाम पे तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तुरंत निर्णयों का पालन हो जाता है, कुछ के नाम पे नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा आरोप लगता है। सीधे तौर पे कोई नहीं बोल पाता, लेकिन हम सीधे तौर पे ये पूछ ज़रूर सकते हैं कि कई दफ़ा ये देखा जाता है कि सरकार अपनी मंशा के अनुरूप नियुक्तियाँ करती हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। हाँ, सरकार जो भी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी होती है उसके द्वारा भी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है, जिस कारण से जो मजिस्ट्रेट होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है या कोई रिलेटेड होता है उसको की जाती है, तो वो सरकार के प्रेशर में ही काम करता है। अगर सरकार के विरुद्ध कोई चीज़ है, जैसे कई मामले होते हैं और सरकार खुद से जवाब मांगा जाता है, तो सरकार की तरफ से उसमें जवाब मिलने में काफ़ी लेट हो जाती है। और जब हम मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं और कई बार उनसे बोलते हैं तो मजिस्ट्रेट का कई बार ये कहना हो जाता है, अरे वकील साहब अभी इसमें 2-3 महीने तो हुए हैं, अभी 2022 का ही तो केस है, अभी रुक जाइए, थोड़ा भटक नहीं दीजिए, देते हैं जवाब। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें सरकार के प्रेशर में ही होती हैं। सरकार के वो सरकार द्वारा मतलब क्या कहें कि उसको बाध्य रहते हैं करने के लिए, पता नहीं वो क्या समझते, जबकि उनके पास पूरी ताकत होती है, उनको पूरा दर्जा दिया गया कि वो सरकार के खिलाफ भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन नहीं।
ये जो बात आपने कही कि सिर्फ बहुत सामान्य रूप से लिया जाता है कि अभी तो 2 महीने ही हुए हैं, 3 महीने ही हुए हैं, सिर्फ 2022 का ही मामला है या 1 ही साल का मामला है, कहीं आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही इसको इस तरीके से लिया जाता है कि बहुत आसान बात है 2, 4, 6 महीने 1 साल की पेंडेंसी, अगर सरकार से संबंधित कोई मामला हो या विभागों को कहीं ना कहीं टालना हो तो उतना सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से कहीं और से भी मिलता है। देखिए क्या है, सरकार जो समय लेती है, जबकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैनल लायर्स और गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, मगर उनकी नियुक्ति पे जो अभी राजनीतिक नियुक्तियां का एक प्रचलन चालू हो गया है, तो अयोग्य लोगों को वहां पर नियुक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं, जिनसे ना जवाब बनाते बनता है और ना न्यायालय में खड़े होकर आर्गूमेंट करते बनता है। तो इन अयोग्य लोगों की राजनीतिक नियुक्तियों के कारण जो है हाई कोर्ट में पेंडेंसियां बढ़ रही हैं। यदि एडवोकेट जनरल ऑफिस में जो गवर्नमेंट एडवोकेट की नियुक्ति होती है वहां पर योग्यता का पालन किया जाएगा तो ये जो पेंडेंसी मैटर है तत्काल जवाब जो है वहां फाइल होगा और जो पेंडेंसी है वो तत्काल उसका निराकरण होगा यदि समय पर जवाब वहां पर न्यायालय में पेश होता है तो। जी, जजों की नियुक्तियों में भी देरी होती है तो एक पर्टिकुलर माइंडसेट करके ही होती है, तो कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो जुडिशरी पे काम कर रहे हैं। जुडिशरी जो है वो खुद ही अब इतने ज़्यादा प्रेशर में है, प्रेशर अधिवक्ताओं के ऊपर लादा जा रहा है, जो कार्य प्रणाली है वो पूरी तरह से बदल गई है और कहीं ना कहीं हम इसमें बार के नेतृत्व का भी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि हमारे बार से वो नाम भेजें, कुछ प्रमोटी आए, जजों की संख्या बढ़े तो यहाँ पे जो पेंडेंसी हो वो कम हो, तो इस पे भी बार को ध्यान देना चाहिए और बार का जो नेतृत्व है इस पे पूरी तरह से ध्यान देगा तो कार्य प्रणाली थोड़ी सी बदलेगी और पेंडेंसी कम होगी, ना कि पेंडेंसी की हम 15 मिनट कार्य बढ़ा दें, आधा घंटा बढ़ा दें, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक संख्या के हिसाब से जजेस नियुक्त नहीं होंगे तो पेंडेंसी कम नहीं होने वाली। इच्छा शक्ति की कमी कहाँ पर है? यहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी किस तरफ से नजर आती है? इच्छा शक्ति की कमी हमें ये नज़र आती है कि हमारे बार से नाम जाने चाहिए। फिर अभी कुछ दिनों पहले एक अधिवक्ता के आत्महत्या की जो घटना घटित हुई थी उसके बाद भी थोड़ा सा जो है बार और बेंच के जो रिलेशन है वो ख़राब हुए थे, तो जुडिशरी को भी थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, बार को भी थोड़ा पोलाइट होनी चाहिए और इस दिशा में जो है हमको बेहतर प्रयास करके जजों के नाम भेजना चाहिए और कॉलेजियम को जज नियुक्त करना चाहिए। बड़े निर्णयों की बात करते हैं हम लगातार, पेंडेंसी में चाहिए सामान्य निर्णय अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि अदालती कार्रवाई में देरी से आम आदमी बहुत सफ़र करता है? सामान्य सफ़र कर रहा है यार, क्यों? जी जी, पहली बात तो मैंने माननीय जजों से आरोप पत्र दिया है तो उन्हें आरोपी बना दिया कोर्ट के अंदर ही। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि वो जो है कानून की व्याख्या अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, तो सुन लीजिए मामला क्या है। मैंने सूचना के अधिकार में पूछा हाई कोर्ट से कि जजेस की गाड़ी का बीमा है कि नहीं, तो हमें उत्तर दिया गया बीमा नहीं है और ये सरकारी गाड़ी इसलिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो अभी मैंने आरोप पत्र दिया है कि मुझे आरटीआई में आपने जवाब दिया कि आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है और धारा 146(1) के अंतर्गत जज साहब जो ड्राइवरों से बिना बीमा की गाड़ी चलवा रहे वो अपराध कर रहे हैं। ये आपका इतना लंबा अनुभव है सर, कहाँ आपको लगती है कि इच्छा शक्ति की कमी है जिस कारण निर्णयों में देरी हो रही है? कहाँ परिपालन में देरी का कारण क्या लगता है, कहाँ पर कमी लगती है आपको? देखिए, जब न्यायाधिपतियों के नाम जबलपुर से भेजे जाते हैं मध्य प्रदेश से, तो उन नामों पे जब विचार होता है उनकी योग्यता, पहली बात तो योग्यता देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये देखना चाहिए कि उनका कंडक्ट कैसे है, उनका कैरेक्टर कैसा है, तब न्यायपालिका में न्यायाधीशों के नाम रिकमेंड होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो इग्नोर करते हैं। यहाँ नाम भेज दिए जाते हैं, किसी जज का कोई रिश्तेदार है, कोई जिसने 15 साल में 5 करोड़ की संपत्ति बना ली उसका नाम भेज दिया जाता है। उन योग्य व्यक्ति जो गरीब घरों से है, जो हरिजन आदिवासी हैं, हमारे यहाँ कमी नहीं है हरिजन आदिवासी एडवोकेट्स की, लेकिन क्या उनके नाम पे कभी कोई विचार किया गया? ये जो सत्ताधारी दल होते हैं किसी भी पार्टी के हों, ये भी अपने रिश्तों को पूरा निभाते हैं क्या? यस, सत्ताधारी दल भी यही करता है, जज भी करते हैं, कॉलेजियम भी यही करता है, सत्ताधारी दल भी यही करता है। और यदि उनको नाम भेजना है
तो जिन नामों को भेजते हैं उनके बारे में उनका एक आध आम बार एसोसिएशन में उनका रिप्रेजेंटेशन कराएं, भेजें, उनसे चर्चा कराएं, डिबेट करा लें। ये प्रक्रिया बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से जजों को की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें ही दिक्कतें हैं, इसी कारण इस तरह की स्थितियां बन रही है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई भतीजावाद है और ये सब तरह तरह के यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिन पर कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि न्यायपालिका के खिलाफ बोलना एक तरह का अपराध होता है ना। और यहाँ जितने भी मैं जिस तरह की कंडीशंस देख रहा हूँ न्यायपालिका में, लोगों को जो गरीब आते हैं उनको न्याय कैसे मिले? वकील को कोई वेतन तो मिलता नहीं जो फ्री में पैरवी करे, और पक्षकार को न्याय मिले, उनको कहीं से पैसे तो आते नहीं हैं, वो पक्षकार से लेता है, और पक्षकार से लेकर के एक बार किसी तरह केस फाइल कर दिया, दोबारा उसको केस खारिज कर देना है, उसकी बहस सुनना नहीं है। ऐसे बहुत बहस भी नहीं सुनते, कई बार जज केस खारिज कर देते हैं। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं। तो क्या ऐसे न्याय होता है? क्या ऐसे सरकारें होती हैं? ये गलत है, लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो हम अदालतों पे सवाल उठा रहे हैं, ना ही न्याय प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल हमारा ये है कि आखिर आम जन क्यों इतना परेशान हो रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि निर्णयों में देरी हो रही है। और तमाम तरीके की प्रक्रियाएं बदलने की ज़रूरत है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो कानून जानते हैं और कानून के संदर्भ में बात करते हैं, जिन्होंने कानून के संदर्भ में सिर्फ डिग्रियां हासिल नहीं की, जबकि लगातार वो अदालतों में आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जन का मन में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के दीजिए मुझे आज्ञा। धन्यवाद।